करीब 13 या 14 साल का एक मंदबुद्धि बालक अपनी माँ को काफी देर से तलाश कर रहा था। कभी इस घर में तो कभी उस घर में, इस तरीके से लगातार वो जा रहा था और आवाज लगा रहा था। जब गांव के एकदम किनारे पर पहुंचता है तो रात का अंधेरा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि 4 लोगों ने उसके माँ को हाथों पैरों से पकड़ा हुआ था। वो देख रहा था कि उसके माँ के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। लड़का कुछ बोलता नहीं है और उन चारों के पीछे पीछे चल देता है। गांव के लगभग 500 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक खेत होता है और खेत के किनारे पर उस लाश को रखा जाता है और लाश रखने के बाद उनमें से 3 लोग बारी बारी से गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। वो मंदबुद्धि बालक अपने आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। तभी उस चौथा व्यक्ति जो होता है उस लाश के साथ खेलना शुरू कर देता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूना शुरू कर देता है और तभी छूते छूते उसने भी अपने कपड़े उतार कर उस लाश के साथ गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू कर दिया। जब वो चौथा व्यक्ति ऐसा कर रहा था तो ये 3 लोग जो कब्र खोद रहे थे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि कितनी देर से पहले तुम कर चुके हो, अब तुम फिर से दोबारा यही काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, सब छोड़ो यहाँ से। इसी काम को देखते हुए जो घिनौना कृत्य कर रहा था वो नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर कहता है कि जो तुम्हें करना है करो, मैं यहाँ से चला। जैसे ही वो यहाँ से चलता है आगे जाता है गांव की तरफ तो रास्ते में देखता है कि उस महिला का जो बेटा है, वो जो मंदबुद्धि है, वो अपने आंखों से ये सब दृश्य देख रहा था। तभी वो जो चौथा व्यक्ति होता है वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए वापस पीछे जाता है और जाकर अपने साथियों से कहता है कि ये सब जब हम कर रहे हैं या ये सब जो हमने किया है, इसका बेटा अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है, अब हमें क्या करना है। आगे जो होता है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, ना तो उन हत्यारों ने की थी, ना ही उस बच्चे ने की थी और ना ही गांव के बाकी लोगों ने की थी। इस घटना को भले ही 4-5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोगों के अंदर में सिरन सी पैदा हो जाती है। लोग घबरा जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, ये सोचकर कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना खौफनाक कदम, इतना भयानक कदम महज छोटी सी बात के लिए कैसे उठा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़ और इसी जिले का थाना लगता है छर्रा। छर्रा थाना क्षेत्र का एक गांव होता है सतरापुर। बात कर रही हूँ 8 अक्टूबर 2016 की। रात लगभग 10 बज चुके थे और उसके आसपास एक महिला दूसरे घर में कुछ सामान लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खोलकर अपने आंखों से देखती है कि इस घर की एक बेटी है, सबसे छोटी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, हाथों में उसके आटा लगा हुआ था और वो मरी हुई पड़ी हुई थी। जैसे ही ये दृश्य वो अपने आंखों से देखती है, वो जोर जोर से शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गांव के बाकी लोग भी सुन लेते हैं और जैसे ही गांव के बाकी लोग सुनते हैं तो धीरे धीरे करके पूरे गांव का जमगढ़ यहाँ पर लग जाता है और आखिरकार लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है और किसने इसके साथ ऐसा किया है। कपड़े तन पर नहीं थे, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। तभी इस घटना की सूचना दी जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर। शत्रुघ्न उपाध्याय इस यहाँ के जो एसएचओ होते हैं और जैसे ही इन्हें सूचना मिलती है तुरंत वो सूचना देते हैं आईपीएस ऑफिसर राजेश कुमार पांडे को, जो कि अलीगढ़ के एसएसपी थे। सूचना मिलते ही वो थोड़ा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि एसएचओ से कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचता हूं।
फोरेंसिक टीम वहां पर जो है घटनास्थल पर भेजी जाती है। तभी एक और सूचना मिलती है कि इस लड़की की माँ और इस लड़की का भाई दोनों गायब हैं। आखिरकार वो कहाँ है? आसपास के घरों से लेकर सभी जगह उसकी तलाश की जाती है, वो नहीं मिलते हैं। आखिर करे तो क्या करे? पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है। रात के लगभग 10-11 बज जाते हैं। गांव के लोगों की मदद से इन बाकी जो लोग थे उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते कई घंटों का वक्त बीत जाता है। तभी पता चलता है कि 500 किलोमीटर दूर उस लड़की की माँ की लाश पड़ी हुई है और पास में ही 2-3 फावड़े रखे हुए थे और एक गड्ढा खुदा हुआ था और लाश पर कोई कपड़ा नहीं था। अब बेटे की लाश की तलाश थी कि बेटा कहाँ गया है, किस हालत में है। सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल था। पुलिस वाले अब उस तीसरे व्यक्ति की, जो लड़का होता है, जो थोड़ा मंदबुद्धि होता है, उसकी भी तलाश करना शुरू कर देता है। यानी कि अब तक 2 लोगों की लाश मिल चुकी थी, जिसमें अनवरी बेगम होती है जो 45 साल के आसपास होती है और कौशल जहां है जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है, उसकी बेटी। लेकिन मंदबुद्धि जो बच्चा था उसका कोई अता पता नहीं था। जो पुलिस मौके पर आई थी उसकी मदद से पता चलता है कि जहां मां की लाश पड़ी है उसके लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर एक लाश और पड़ी हुई है। उस होती है अर्जुन उर्फ की, जो कि मंदबुद्धि बालक था। अब 3 मर्डर होने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। इस महिला का एक और बेटा है जिसका नाम समीम है। वो समीम बाहर रहकर नौकरी करता है, काम करता है और वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है मेहनत मजदूरी करके, और माँ अपनी बहन भाई का खर्च उठाता है। बेहद गरीब परिवार है। एक वक्त का खाना मिल जाता है, दूसरे की उम्मीद भी नहीं थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में इनका मर्डर कौन करेगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस वालों को लग रहा था कि दिन निकलेगा जैसे ही वैसे लोगों का यहाँ पर जमघट लग जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा और पुलिस ने अगर खुलासा नहीं किया तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि जितने जल्दी हो सके इन हत्यारों का पता निकाला जा सके। तभी कुछ देर बीतते ही और कुछ देर बीतने के बाद जो उस महिला का लड़का होता है जिसका नाम शमीम है, शमीम एक तहरीर लिखकर देता है थाने में और तहरीर में कहता है कि मेरी माँ का कत्ल, मेरी बहन का कत्ल, मेरे भाई का जो कत्ल किया है वो वर्तमान प्रधान है उसके परिवार के लोगों ने किया है। इनके नाम जब तहरीर देता है इसमें नेक मोहम्मद होते हैं, शहदाद गोलो पुत्र शहीद होते हैं, मतलब 6 लोगों के नाम वो तहरीर दी जाती है। पुलिस के सांस में सांस आती है। पुलिस खुश हो जाती है जैसे कि पकी पकाई हुई खीर मिल गई हो। पुलिस के लिए ऐसा लग रहा था, बहुत आसान है, लेकिन ये पुलिस को लोहे की चने चबाना जैसा था। जैसे तहरीर आती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन सभी के फ़ोन के लोकेशन जब निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों की फ़ोन की लोकेशन जो थी वो गांव में थी ही नहीं, और ये गांव में ना तो दिन में थे और ना तो रात में थे। पुलिस ने इनके सीडीआर निकलवाई तो इस घर से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। तभी पुलिस के सामने एक और चुनौती आ जाती है। जो गांव का पूर्व प्रधान होता है, जिसने अभी हाल ही में इलेक्शन लड़ा था और वह हार जाता है, फारिद, वो भी मौके पर आ जाता है और हंगामा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लोग मरने वाले कोई और नहीं थे, उसके परिवार से थे। मुकदमा दर्ज हो चुका था, अखबार में छप चुका था, सोशल मीडिया पर लगातार आ चुका था, टेलीविज़न पर खबर चल रही थी कि माँ बेटी के बलात्कार के बाद सीधा बेटे की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिकॉर्ड से भी खुलासा होता है कि बलात्कार नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार होता है। इनके साथ बेइंतहा मारपीट हुई है। मरने के बाद भी लाश के साथ बलात्कार किया जाता है। कौन है, किसने किया है,
तहरीर तो मिल चुकी थी, मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन लोगों से जब पूछताछ करने की कोशिश की तो पुलिस ने अपने तरीके से बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन नामजद लोगों में से जो 6 आरोपियों थे उनमें से किसी ने भी ये स्वीकार ही नहीं किया कि हमने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, करे तो क्या करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था। न केवल गांव के बल्कि आसपास के लोग भी आ जाते हैं। सांसद विधायक से लेकर के स्थानीय नेता भी इसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। हर किसी की एक ही मांग थी कि इस घटनाक्रम का जितने जल्दी हो सके खुलासा करिए, नहीं तो सही नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे करके 15 दिन, 20 दिन, महीना, जब 2 महीने बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इस मामले की जांच कर ही रहे थे एसएचओ शत्रुघ्न उपाध्याय और एएसपी अमानत खान, जो आईपीएस 2013 बैच के आईपीएस होते हैं। लेकिन जब वो अपने स्तर से जांच करने की लगातार कोशिश करे तो जिनके नाम लिखवाए गए थे वो जांच में कहीं न कहीं थे ही नहीं। उनका लग रहा था कि इनका नाम जैसे कि जानबूझकर लिखवाया गया है, जैसे कि किसी तरह की कोई रंजिश निकाली गई है। पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिल रहा था तो आईपीएस ऑफिसर अमानत खान कहते हैं कि यदि इनको जेल भेज दिया गया तो इनका जेल से छूटना आसान नहीं होगा, इनको फांसी की सजा हो जाएगी और ये बेकसूर हैं, ऐसा मेरा दिल कहता है। आईपीएस ऑफिसर लगातार उच्च अधिकारियों को मैसेज दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गांव के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे पुलिस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। अखबारों में डेली ये छप रहा था कि नामजद मुकदमा हो गया है, उसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसके नाक के नीचे घूम रहे। तमाम तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे थे। पुलिस पर लगातार दबाव पड़ता है। जब 2 महीने बीत जाते हैं, गांव में बड़ी संख्या में टैक्सी चोली भर के सैकड़ों की तादाद में लोग डीएम कार्यालय में पहुंचते हैं, वहां हंगामा करते हैं। डीएम और एसएसपी इन्हें किसी तरीके से समझाकर शांत करते हैं। तभी एक पुलिस वाला अपनी आंखों से देखता है कि जो लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यालय से इनके डीएम कार्यालय से बाहर उनके लिए बिरयानी का इंतज़ाम किया गया था। बहुत बिरयानी खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। गांव वाले खुश थे या परेशान थे, ये उनको समझ नहीं आया कि यहाँ पे आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कि पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था। पुलिस वालों ने इन पर फिर से रिक्वेस्ट की कि हम इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। गांव वालों को किसी तरीके से समझा बुझा कर भेज दिया गया। एक गरीब परिवार था। गरीब परिवार में जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था, वहां बिरयानी चल रही है। वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पुलिस के लिए एक चुनौती वाली बात थी। पुलिस ने इसी प्रकरण पर जब जांच करने की कोशिश की तो पता चलता है कि गांव का जो पूर्व प्रधान है, जिसका नाम खालिद है, वो सब एक खर्चा उठा रहा है। और पुलिस वालों ने जब इस शिकायती पत्रों की रद्दी को इकट्ठा किया, उसको जब देखते थे तो हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन लगभग 10-10 लोग रद्दी इकट्ठी हुआ करती थी शिकायती पत्रों के आधार पर। इतनी ज़्यादा शिकायतें लखनऊ से लेकर के ज़िले पर हर जगह की जा रही थी। पुलिस पर जितना दबाव बढ़ रहा था, पुलिस उतनी ही परेशान थी और वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे दौड़ रहा था। अब न केवल 2 महीने गुजर जाते हैं, बल्कि 3, 4 और 5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस हत्यारों के करीब नहीं थी, बहुत दूर थी। पुलिस को लगता था जिनके नाम लिखे गए हैं, यदि उनको जेल भेज दिया गया तो उनके हाथ से पाप हो जाएगा। लेकिन पुलिस अपने काम में लगी हुई थी। तभी उनके दिमाग में आता है कि जो व्यक्ति लगातार खर्च कर रहा है, जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, पूरे शिद्दत से लगा हुआ है, आखिरकार वो इतनी शिद्दत से क्यों लगा हुआ है, क्या वजह है। तभी पुलिस उसके मोबाइल से सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर जब निकलवाती है तो पता चलता है
कि सीडीआर के आधार पर एक पता चलता है, उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध नाम थे जो राजस्थान के भरतपुर इलाके से कांटेक्ट में थे, जो कि मेवाती लोग थे। और वही लोग उस दिन उस घटना स्थल पर भी थे। तब पुलिस ने ऐसे ही संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को पूछताछ करने में 24 नहीं, 36 नहीं, बल्कि 48 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। 48 घंटे तक लोग उनके साथ मशक्क़त करती है, आखिरकार वो टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो सामने आता है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला बात था, परेशान करने वाली बात थी। दरअसल 30 सितंबर 2016 को जब ये रिज़ल्ट आया था और इस रिज़ल्ट में खालिद चुनाव जो ग्राम प्रधान का होता है वो हार जाता है और परवीन जीत जाते हैं, तभी वो चैलेंज करता है इस वर्तमान प्रधान से, कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तुम्हारी प्रधानी चलने दूंगा, इससे ज़्यादा प्रधानी तुम्हारी चलनी नहीं दी जाएगी। इसी चैलेंज के साथ उसने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कुछ तो की जाए। तब ऐसे में उसने सोचा कि अपने ही समर्थकों का यदि मर्डर कर दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है उस पर नाम लग जाएगा, उसको जेल भेज देंगे और जब वो जेल चला जाएगा तो यहाँ पर पुनः चुनाव होगा, री इलेक्शन हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से प्लानिंग थी और इसके लिए जो गांव का एक बहुत ही गरीब परिवार था, जिसका मुखिया होता है इसरार, जो कि सन 2011 में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और उसकी पत्नी होती है दिलावरी बेगम उर्फ अनवरी बेगम। उसका एक बेटा होता है शमी, दूसरा बेटा होता है उसका अजीम उर्फ डॉन, और तीसरी उसकी एक बेटी होती है कौशल जहां, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। इस परिवार को चुना जाता है। यहाँ पर हत्या का जो एक ही इरादा था, सिर्फ उनको मारना था अनवरी बेगम को। अनवरी बेगम अपने पड़ोस में जो उसका भतीजा लगता है सैदू, उसके यहाँ पर हर रोज़ 6:30 बजे के आसपास दूध लेने के लिए जाया करते थे। और ये दूध चुना उन्होंने 8 अक्टूबर 2016 का। जैसे ही अनवरी दूध लेने के लिए शाम को 6:30 बजे के आसपास अपने पड़ोस में जाती है, पड़ोस में जाने के बाद दूध लेने के लिए उसने अपना बर्तन आगे किया तो उस घर के अंदर पहले से ही 4-5 लोग मौजूद होते हैं। 4-5 लोग जब मौजूद होते हैं तो उसके तन से एक एक कपड़े को उतार लेते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर बारी बारी से उस बुजुर्ग महिला के साथ रेप करते हैं। थक नहीं जाते तब तक रेप करते हैं और रेप करते करते वो महिला मर जाती है। मरने के बाद भी उसके साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे। जब लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उनका मन भर जाता है ये सब करने से, क्योंकि इसको इन्होंने प्लानिंग का हिस्सा बनाया था। जितना ज़्यादा गंभीर अपराध करोगे उतनी ही ज़्यादा कड़ी सज़ा सामने वाले को मिलेगी। ऐसे ही सोचकर उन्होंने ये अपना काम किया। उधर जो बेटी है वो घर में अकेली थी, कौशल जहां। वो रात के लगभग 8:30 साढ़े 8 का आसपास का वक्त हो चला था। माँ जब वापस घर में लौटकर नहीं आई तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते गूंदते उसका बड़ा भाई अजीब उर्फ डॉन मौके पर पहुंचता है। जैसे ही अजीम उर्फ डॉन मौके पर पहुंचता है तभी वो अपने भैया से कहती है कि भैया, माँ दूध लेने के लिए गई थी, काफ़ी देर हो गई है, जाकर देख कर तो आओ, पता तो करो कि आखिरकार माँ है कहाँ। तभी अजीम वो इधर उधर, क्योंकि वो मंद बुद्धि था, वो समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो दोबारा से समझाती है कि माँ को ढूंढ कर लेकर आओ। तभी वो लड़का माँ को ढूंढने के लिए जब जा रहा था तो जाते हुए रास्ते में उसको सैदू के घर से थोड़ा सा आगे निकलता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी। स्ट्रीट लाइट में वो अपने आंखों से देखता है 4 लोगों ने उसकी माँ को पकड़ा हुआ है, हाथ पैरों से उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे, एक व्यक्ति के हाथ में फावरे होते हैं। 4-5 लोग उसमें शामिल होते हैं।
अब यहाँ से वो लड़का उनके पीछे पीछे चल देता है। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ को आवाज़ लगाए, अपने माँ के बारे में कुछ करे। जैसे ही गांव से लगभग 500 किलोमीटर दूर जाते हैं तो उस लाश को रखा जाता है एक खेत में और उसके कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे पता नहीं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति की नीयत फिर से बिगड़ जाती है। वो कहता है कि क्यों ना मैं एक बार फिर से इसके साथ रेप करूं। तभी उनमें से एक लोग कहते हैं कि कुछ तो शर्म करो, अभी तो तुमने इसको इतना परेशान किया, इतना इसके साथ गलत काम किया, इतना घिनौना कृत्य किया, अब फिर इसके साथ रेप करोगी। तभी वो कहता है कि एक बार करूँगा। तभी उसने उस लाश के साथ घिनौना और गंदा कृत्य करना शुरू कर दिया। घिनौना और कृत्य काम करते करते उस करता है तब उनमें से एक व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो उसे चाटा मार देता है गुस्से में और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक लाश के साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूर जाकर देखता है कि एक बेटा उसका होता है, वो पास में ही खड़ा होता है और जैसे ही अपने आंखों से उसके बेटे को दिखता है, अजीम को दिखता है, अभी नाज वहाँ से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वो बैठा हुआ अपनी माँ को वैसे ही देखता रहता है। उनमें से एक साथी जिसने अभी अपने आंखों से देखा था इस लड़के को, वो दौड़ता हुआ जाता है और बताता है कि इसका जो बेटा है इसे अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा और हमारा भांडाफोड़ हो जाएगा, अब हम क्या करें। तभी ये दौड़ कर जाते हैं जहाँ वो लड़का इत्मीनान से बैठा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। तभी वो उस लड़के को उठाते हैं और उस लड़के को जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और उस लड़के का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके शरीर पर भी जो कपड़े थे उसको उतार कर फेंक देते हैं ताकि लोगों को कुछ कंफ्यूजन जैसी हो। अब ये सब काम करने के बाद उन्होंने उस लाश को भी वही छोड़ा, उस बेटे के और माँ की लाश को भी जो गड्ढा खोदा हुआ था उस कब्र के पास छोड़ छाड़ के अब गांव की तरफ आ रहे थे। उधर जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, बेटी आटा गूंद रही थी तो बेटी खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। आखिरकार भैया गया, वो वापस लौट करके नहीं आई, माँ गई, वो वापस लौट करके नहीं आई। तभी वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते सैदी के घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में वही 4-5 लोग जो वापस आ रहे थे उस आवाज़ लगा रही थी वो लड़की, वो आवाज़ लगाते लगाते उन लोगों की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। तो वो सोचते हैं कि अगर इसने हमें आता हुआ देख लिया है तो हो सकता है अजुर उर्फ डॉन यानी कि मध्य बुद्धि बालक की तरह इस लड़की कौशल जहाँ ने भी हमें शायद ये सब करते हुए देख लिया है, ऐसा ना हो ये पोल खोल दे। तभी वो 5 लोग उस लड़की को भी उठाते हैं, उठाकर सीधा जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और जंगल में लगभग उन दोनों के लाश से अलग 500 या 1000 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर ले जाने के बाद उस लड़की के साथ भी रेप जैसी घटना करते हैं, बलात्कार करते हैं। बारी बारी से ये सब कर रहे थे। पता नहीं चलता उनको कि जब ये पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि इनको पता ही नहीं चलता कि वो लड़की कब मर जाती है, क्योंकि वो 12 साल की लड़की होती है। जब वो अपना दम तोड़ देती है तो दम तोड़ने के बाद भी उसके साथ कुछ ऐसा ही घृणा कृत्य कर रहे थे। जब वो थक जाते हैं, थकने के बाद फिर वो सोचते हैं कि आखिरकार क्या करें। तब वो कहते हैं कि क्यों न इस लाश को ले जाकर इस लड़की के घर पर ही छोड़ देते हैं। रात के लगभग 10:30 बजे का आसपास का वक्त होता है। उस लाश को ले जा करके उसी के घर के अंदर रख देते हैं और रखने के बाद उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और जैसे ही घर से निकलते हैं तुरंत ही एक पड़ोस की महिला अपने आंखों से वो देखती है कि घर में लाश पड़ी हुई है और पुलिस वालों तक बात पहुंचती है। पुलिस वालों ने इस खालिद को गिरफ्तार किया, उसके साथियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने में पुलिस को लगभग 13-14 महीने का वक्त लग जाता है। कई लोगों पर पुलिस 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर देती है। और इस खालिद से जब पूछताछ करते हैं तो ये बताता है कि इसने चुनाव जीतने के लिए राजस्थान का भरतपुर जिला है, वहाँ का गोपालगढ़ है, पिपरोली एक गांव लगता है,
उस्ताद हाजी उल्ला उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि उस्ताद जी, हमें चुनाव लड़ना है। मैं चाहता हूँ कि विपक्षी हार जाए और मैं चुनाव जीत जाऊँ। इसके लिए कुछ ऐसा उपाय, ऐसा टोना टोटका बताओ जिससे मैं चुनाव जीत जाऊँ। वो कहता है कि इसके बदले में आपको 13,000 रुपये देने होंगे। 13,000 रुपये से इस जादू टोना टोटका के लिए जो कुछ होता है, सामग्री की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। वो सब दिया जाता है। लेकिन चुनाव में लोग उसको वोट ना करके उस पर विपक्ष को वोट कर देते हैं और वो जीत जाता है। तभी उसके जो ये टोना टोटका वाला था, ये कुछ कामयाब नहीं हो पाता और चुनाव जैसे ही वो हारता है तो बौखला जाता है और सोचता है कि अपने प्रतिद्वंदी को, जिसने मुझे हराया है, उसको किस तरीके से सबक सिखाए। इसके लिए उसने सबक सिखाने के लिए गांव के अपने ही परिवार को, उस महिला को जो इसके सगे भतीजे थे, उससे गंदा घिनौना कृत्य कराया। कुछ लोग बाहर के थे, उनको भी बुलाया गया, उनसे भी कराया जाता है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि इसमें खालिद, शकीब, सैदू, अयूब, बबलू, रियाजुद्दीन, जावेद, छुटल्ला और 2 अज्ञात लोग थे। इसमें टोटल मिला के 10 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, जिन्होंने उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया था। जब ये बात कई महीने बीत जाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलती है कि एक चुनावी रंजिश के कारण एक व्यक्ति ने इतना बड़ा, इतना घिनौना कृत्य किया है, तो वो वाकई ही अपने आप में बहुत शर्मनाक होता है। जब जब एक घटना लोगों की जुबान पर आती है तो लोग सोचकर परेशान हो जाते हैं। इस घटना को 2016 में जो घटी थी, शायद अभी तक भी निचली अदालत से कोई फैसला नहीं आया है। स्थानीय लोगों की मांग ये है कि इन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कम से कम इन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। आगे क्या होता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है, ये तो भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन जो भी माँ बेटी और बेटी के साथ हुआ है, वो वाकई ही बहुत गलत होता है। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता। यदि पुलिस उस तहरीर को ही सही मान लेती तो शायद उन 5-6 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रहे और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी होगी और सही लगी होगी तो कमेंट करके अपने गांव, अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा और अपना नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगले वीडियो में जो भी कमेंट करेगा उसका नाम और उसका एड्रेस ज़रूर लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।